गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, मैं शशांक मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल साइंस प्रयोगशाला पर स्वागत करता हूं। और आज हम इस चैनल के माध्यम से आपको YouTube पर पढ़ाने वाले हैं और इसी पढ़ाने के क्रम में आज मैं आपके साथ आपके सबसे प्यारे और पसंदीदा सब्जेक्ट को लेकर आया हूं, जिसका नाम है केमिस्ट्री। वैसे तो केमिस्ट्री आपको कठिन लगती है, लेकिन आज हम इसे बहुत ही आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों से निवेदन रहेगा कि आप सभी लोग हमारे इस चैनल को बहुत अधिक ढेर सारा प्यार दें और इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इसी के साथ मैं आपको बता देता हूं कि हमारे इस चैनल पर अब आपको सभी प्रकार के वीडियोस स्टडी से संबंधित मिलते रहेंगे, हर सब्जेक्ट के मिलते रहेंगे। तो ऐसे ही आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहें और पढ़ते रहें। तो आइए इसी क्रम के साथ हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपने इस चैनल को साइंस प्रयोगशाला, और इस पे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहां पर जो मैं केमिस्ट्री आपको पढ़ाने वाला हूं वो आपके बोर्ड लेवल से लेकर IIT JEE नीट के लेवल तक की हम बातें करते रहेंगे। लेकिन मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि यहां पर जब मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो सारी बातें बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि आप बिल्कुल बेसिक से जब पढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे जब छोटी छोटी चीजों को आप सीखते जाएंगे तभी आप बड़े इमारत को तैयार कर पाएंगे, एक बड़ा स्ट्रक्चर तैयार कर पाएंगे अपने आप का। तो उसी तरह हम लोग उन बेसिक से लेकर बेसिक बातों को देखेंगे और उसके बाद जीरो से हीरो तक का सफर तय करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इस जीरो से हीरो तक का सफर हमारे साथ और आपके साथ केमिस्ट्री का। तो आइए देखते हैं, यहां पर मैंने आपको लिख रखा है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में आप देखिए यहां पर जो आप पढ़ने वाले हैं क्लास 12th में या 11th में, 11th और 12th में केमिस्ट्री के 3 प्रारूप आपको देखने को मिलते हैं, 3 पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं। तो पहला पार्ट आप जो देखने वाले हैं उसे हम कहते हैं भैया फिजिकल केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। और आप देखेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री में आपको ये पार्ट देखने को मिलेंगे। और इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पहले तो 5 लेसन थे, लेकिन अब कुछ कम कर दिए गए हैं आपके यूपी बोर्ड में भी और कुछ CBSE में भी किए गए हैं। तो लेकिन हम उन सभी 5 लेसन को पढ़ेंगे ताकि हमारी जो मजबूती है, जो हमारा IIT नीट का सिलेबस हमसे मांगता है, वो सारी बातें हमको अच्छे से आनी चाहिए भैया। तो आइए देखते हैं, पहला हमारा सब्जेक्ट जो है वो है फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट। और इसी में दूसरा हमारा जो है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसके बाद आप देखेंगे कि इसी में हमारे पास आता है अगला, वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आप देखेंगे कि इस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये दोनों ही केमिस्ट्री केवल और केवल एक ही बात पर निर्भर करती हैं, और वो है आपका कार्बन। वो है आपका कार्बन। अगर आप इसके हिंदी में नाम देखेंगे तो आप जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप कहते हैं कार्बनिक रसायन और इनऑर्गेनिक को आप कहते हैं अकार्बनिक रसायन। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में जो सबसे बेहतरीन आज हम लोग पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का, वो होने वाला है आपके सामने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सा भैया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, या फिर मेरा जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, जो बच्चे मुझे बताते हैं, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि सबसे अच्छी भी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक ही है और सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करने वाली भी ऑर्गेनिक ही है। लेकिन उसका एक कारण है, इसको सिस्टमैटिक ढंग से ना पढ़ना। तो आज मैं आपको उन सभी सिस्टमैटिक ढंग को भी बताऊंगा कि आखिर इसे पढ़ना कैसे है। ठीक है? क्योंकि जो आप क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना प्रारंभ करते हैं वो अभी 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर बेस होती है। अब 11th में केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 ही चैप्टर आपको देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर है जिसे आप कहते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और दूसरा है हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन वहां पर ये जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है, ये पूरी इंटर की जो हमारी केमिस्ट्री है उसमें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है उस पूरे ही लेसन को बेसिक तैयार करता है आपका क्लास 11th का ये चैप्टर। और हमारी IUPAC नॉमेनक्लेचर भी हमको क्लास 11th में ही पढ़नी होती है। तो उसी के माध्यम से, और आप जब क्लास 12th में आते हैं तो जिनका IUPAC या जनरल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से तैयार नहीं होता, उन बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा समस्याएं होती हैं। तो ये जो वीडियो है हमारा वो क्लास 11th के बच्चों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे बोर्ड के कक्षा 12th के बच्चों के लिए और IIT JEE नीट के बच्चों के लिए है। क्यों? क्योंकि जितना भी GOC का पार्ट है ये आपके IIT JEE नीट को लेकर, और इसके साथ साथ बोर्ड में हमारी जितनी भी रिएक्शंस और मैकेनिज्म आती हैं, जो कठिन से कठिन रिएक्शंस हैं, उनको हम मैकेनिज्म से अच्छे से समझेंगे अपने इस चैनल साइंस प्रयोगशाला पर।
तो आइए मैं आपको बताता हूं कि जैसा कि ये जो केमिस्ट्री है आप में वो 3 पार्ट में आपके सामने है। एक तो फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, ये क्या है, तो आप कह सकते हैं ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हम कार्बन या कार्बन से संबंधित कंपाउंड्स का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम कार्बन या उससे संबंधित स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो यहां पर जो भी हमारी केमिस्ट्री होगी ऑर्गेनिक में, वो कार्बन बेस होगी। किस पर बेस होगी, कार्बन बेस होगी। तो आइए देखते हैं इस कार्बन बेस में यहां पर ये कार्बन है क्या। तो बेसिकली पहले हम बात करेंगे कार्बन पर। जैसा कि आप सभी लोग क्लास 11th और 12th में हैं, तो आपको बहुत अच्छे से बेसिक बातें पता होंगी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं मैं स्टार्टिंग बेसिक से करूंगा, लेकिन हम लोग एक ऐसे शिखर तक जाएंगे जहां पर आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो बने रहे हमारे साथ। और कार्बन की अगर हम बात करें तो ये है क्या, कार्बन को हम इस प्रतीक चिन्ह से डिनोट करते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह की अगर हम बात करें, इसका एक प्रतीक चिन्ह भी होता है जिसे हम कहते हैं कार्बन सी। क्या कहते हैं, सी से करते हैं। और कार्बन को प्रतीक चिन्ह सी से डिनोट करते हैं। इसके साथ साथ इसी कार्बन में आप इसके एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। तो इस एटॉमिक नंबर की हम बात करेंगे, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, जिसे हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, परमाणु क्रमांक कहते हैं। और हाँ, मैं आपको ये बात बता दूं कि हमारे इस चैनल पर जो भी वीडियो आपको मिलेंगे वो दोनों ही माध्यम में होंगे, हिंदी और इंग्लिश। दोनों ही बच्चों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको सारी ही बातें बाइलिंगुअल बताता हुआ चलूंगा। तो आप सभी लोग इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा अपने मित्रों के पास। और आप देखिए कि एटॉमिक नंबर 6 का मतलब क्या है। अगर मैं आपसे कहूं तो आप जानते हैं एवरी एलिमेंट इज मेड बाय द वेरी स्मॉल पार्टिकल्स दैट्स कॉल्ड इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। आप जानते हैं कि सभी एलिमेंट्स का, तत्वों का निर्माण बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। सो इन्हीं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर जो परमाणु क्रमांक है वो 6 है। इसी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो वो भी 6 ही होती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि किसी भी तत्व में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन कितने होते हैं, उसमें भी आप देखेंगे कि प्रोटॉन भी इसमें क्या होते हैं, इसमें 6 ही होते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है निगेटिव चार्ज। कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है। और जबकि जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसी निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के साथ ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। और आप देखेंगे इसी उदासीन या न्यूट्रल होने से ये दोनों आपको ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। और इसके साथ आप देखेंगे एक और भी हमारे पास न्यूट्रल पार्टिकल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन। क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं। और इस न्यूट्रॉन में आप देखेंगे, न्यूट्रॉन एक आपका अगला और अंतिम पार्टिकल है। न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो न्यूट्रॉन भी इसमें 6 ही होते हैं। अब आप देखेंगे कि किसी भी एलिमेंट का जब भी आप बात करते हैं तो उसमें 3 पार्टिकल तो होते ही हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इनके प्लेस की बातें आती हैं। तो आप जानते हैं इनका प्लेस कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये हमारे एलिमेंट के नाभिक में होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं ये उनके चारों ओर स्थित जो ऑर्बिटल्स, जो कक्षाएं होती हैं उनमें चक्कर लगाते हैं। तो देखिएगा हमारे किसी भी एटम है, किसी भी एलिमेंट के जो न्यूक्लियस है उसको बनाने में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो इसी से इसका एटॉमिक वेट निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है, एटॉमिक वेट निकल कर आता है। और आप देखेंगे कि अगर हम इसके एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास की बात करें तो एटॉमिक मास कितना होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे।
तो आप ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना प्रोटॉन भी कह सकते हैं आप, चाहे प्रोटॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन ना कहकर आप प्रोटॉन ही कहें, क्यों? क्योंकि दोनों होते इक्वल ही हैं। तो प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कितने हैं 6 एंड प्लस एंड दिस इज आल्सो 6 एंड इज इक्वल टू 12। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो एटॉमिक मास है किसका, कार्बन का, वो कितना होता है 12 होता है। एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है। तो अब आप ये बात अच्छे से जान गए हैं कि कार्बन क्या है। और हाँ, एक बात मैं और आपको बता देता हूं कि कार्बन आपका नॉन मेटल होता है। कैसा होता है भैया, नॉन मेटल होता है। नॉन मेटल आप देखिएगा, जो मेटल होती हैं, धातुएं होती हैं, ठीक है ना, उनमें और इसमें अंतर है। ये नॉन मेटल है, इसे हम कह देते हैं अधातु। क्या कह देते हैं, अधातु होता है। ये किसी प्रकार की धातु नहीं है, ठीक है। और आप जानते हैं कि धातुओं में वैद्युत चालन पाया जाता है, लेकिन कार्बन में नहीं होता। लेकिन आप एक बात यह भी याद रखिएगा कि कार्बन का ही एक अपर रूप पाया जाता है जिसे हम कहते हैं ग्रेफाइट, ठीक है। और ग्रेफाइट में वैद्युत चालन संभव है, ग्रेफाइट में वैद्युत चालन संभव है। उसकी बातें हम लोग अलग करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ग्रेफाइट में वैद्युत चालन क्यों संभव है, और सारी ही बातें हम लोग एडवांस लेवल तक बातें करेंगे इसमें। तो आप ध्यान दीजिएगा कि कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक है। और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो एटॉमिक नंबर वो 6 है। तो इसी कार्बन को हम किस तरह लिखते हैं, हमें किसी भी एलिमेंट को जब लिखना होता है तो हम पहले उसका प्रतीक चिन्ह बनाते हैं, फिर उसके ऊपर यहां पर हम उसका वेट लिखते हैं। तो कितना वेट है इसका 12 है। और यहां नीचे की साइड हम लोग क्या लिखते हैं, तो नीचे की साइड इसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं जो कि है 6। और आप देखेंगे कि एटॉमिक जो मास है इसको हम A से डिनोट करते हैं, और इसका जो एटॉमिक नंबर है उसे हम Z से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, Z से डिनोट करते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं कि ये इसका Z है और ये इसका A है, यानी कि एटॉमिक मास है, और ये कार्बन है। तो अब आप ध्यान दीजिएगा कि अगर इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है तो इन 6 इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होता है। अब मैं आपको समझाता हूं आखिर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या चीज है। तो जब भी किसी एलिमेंट की जब हम बात करते हैं तो एलिमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हमें बताया गया कि उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो उसके चारों ओर जो नाभिक है, नाभिक की कक्षाओं में स्थित होते हैं। अगर वो नाभिक की कक्षाओं में स्थित होते हैं तो उनका जो स्थित होने का जो क्रम है वो किस तरह होता है, क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं होता कि वो किसी भी तरह भर जाए, जो चाहे जहां चाहे वैसे बैठ जाए, नहीं, हर एक का प्रॉपर स्थान होता है, हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना प्रॉपर स्थान होता है। तो उसी स्थान के साथ आप देखेंगे कि हमारे जो एटम में जो हमारे एलिमेंट है, उस एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो रहते कैसे हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं। हमारे किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होती है वो डिवाइड होती है 2n² के अनुसार। तो हर एक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो 2n² के अनुसार भरे जाते हैं। तो आइए मैं आपको समझाता हूं कि n क्या है यहां पर। तो n है आपके ऑर्बिटल्स, कक्षाओं की संख्या, कक्षाओं की संख्या आप कह सकते हैं कक्षाओं की, कक्षक की संख्या, कक्षक की संख्या है। तो माना अगर आप कहें प्रथम कक्षक में कितने, प्रथम ऑर्बिटल में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए किसी भी एलिमेंट में, तो आप यहां से निकाल सकते हैं कि 2n की जगह आप 1 रख दीजिए और स्क्वायर कर दीजिए। तो आप देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, और मल्टीप्लाई बाई 2, तो दिस इज कॉल्ड 2। एंड आफ्टर दैट यू कैन से इफ द n इज इक्वल टू 2, देन यहां पर आप 2 रख दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, एंड 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, एंड 4 इज मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8। तो आप देखेंगे कि इसकी दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 8 रह सकते हैं। जबकि आप यहां देखिए कि इसी के साथ अगर हम यहां पर 3 रख दें, तो आप देखें तीसरी कक्षा में स्क्वायर करेंगे इसका, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 18। तो आप देखें अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सॉरी थर्ड कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 18 होते हैं। और इसी के साथ हम इसकी फोर्थ में भी निकाल लेंगे। तो आप देखिएगा कि फोर्थ का स्क्वायर हो जाएगा 16 एंड और 16 टू द 32। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि किसी भी जब एलिमेंट को हम रखते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, और तीसरी कक्षा में 18, और चौथी कक्षा में 32। इसी तरह हम पांचवी भी निकाल सकते हैं। अब इनका नाम भी मैं आपको बता देता हूं कि जो भी एलिमेंट होगी उसमें जो पहली कक्षक होती है उसको हम कहते हैं K, दूसरी जिसे हम कहते हैं L, और तीसरी हम कहते हैं M, और चौथी जिसे कहते हैं N। तो आप देखिए यहां पर K, L, M, N आपके सामने ये 4 कक्षाएं होती हैं जिसमें हम इनको प्लेस करते हैं, इन्हें इलेक्ट्रॉनों को प्लेस करते हैं और इस क्रम में करते हैं।
तो उसी तरह जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसमें हमें और भी कई बातें सीखनी होती हैं। जैसे एक होता है ऑक्टल रूल, जिसे हम कहते हैं अष्टक नियम। तो अष्टक नियम को भी मुझे आपको बताना है ना, वो बताएंगे हम। तो आइए देखते हैं अष्टक नियम क्या होता है। आपको अष्टक नियम जानना होगा। अष्टक नियम हमसे कहता है, मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा इसकी। तो अष्टक नियम हमसे कहता है कि जब भी किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए, जब भी किसी एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पहली कक्षा को छोड़कर। क्यों? क्योंकि पहली कक्षा में अधिकतम कितने हो सकते हैं? 2 ही हो सकते हैं। बस पहली कक्षा को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं में अगर स्थायित्व की बात की जाए तो स्थायी अवस्था में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, स्थायी अवस्था के लिए कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसी 8 इलेक्ट्रॉन को करने के लिए जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि वो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आ जाएगा। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आपके सामने, और वो है 2,4। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 पहली कक्षा में चले गए क्योंकि के में, और एल में कितने गए? तो वो थे 4। अब आप जानते हैं एल में वैसे भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 8 ही होते हैं। और हमारा अष्टक नियम भी यही कहता है कि अंतिम कक्षा में 8 तो होने ही चाहिए। अब इसी 8 को या अष्टक को पूर्ण करने के लिए सभी तत्व एक दूसरे से संयोग करते रहते हैं। ये जब आप देखेंगे आपके मन में भी ये विचार आता ही होगा कि सभी के सभी जो एलिमेंट आपस में मिलते रहते हैं, कोई उससे मिल गया, कोई किसी से मिल गया, कार्बन किसी से मिल जाता है, तो ये मिलते क्यों हैं? तो आप देखिए कोई भी एलिमेंट जब किसी दूसरे एलिमेंट से मिलता है तो उसमें कहीं ना कहीं या तो इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा होगा या दिया जा रहा होगा, इस आधार पर मिलते हैं। तो इस मिलने के ही क्रम में एक नया क्रम लेकर आया हमारे सामने कार्बन। क्या कि अब कार्बन के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है 4, और जबकि हमारे अष्टक नियम के आधार पर हमारे कार्बन के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8। तो इस 8 इलेक्ट्रॉन को करने के लिए अब हमारे पास कितनी स्थितियां हैं? 2 स्थितियां बन जाती हैं। ये 2 स्थितियां कौन कौन सी हैं? मैं चाहूंगा कि आप इतनी बातों को एक बार नोट कर लें, फिर मैं आपके सामने इधर बताता हूं कि आखिर वो 2 स्थितियां कौन कौन सी बन सकती हैं। ठीक है, तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो देखिए यहां पर कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने कर लिया है 2,4, और इस 2,4 के कारण आप देखिए इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4 है। तो आप देखेंगे कि यहां पर अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये 2 काम कर सकता है। एक, अपने अष्टक को पूरा करने के लिए ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ग्रहण कर सकता है जिसे आप कह सकते हैं, और गेन कर सकता है। और आप देखेंगे कि ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग भी कर सकता है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है तो आप देखिएगा कि यहां पर ये अपनी अंतिम कक्षा में, इसकी अंतिम कक्षा हो जाएगी पहली कक्षा। और आप जानते हैं मैंने अभी आपको बताया था कि पहली कक्षा में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन या अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन वो कितने हो सकते हैं? तो वो हो सकते हैं 2, और यहां पर ये कितने हो गए हैं? आप देखिए तो जब ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा, छोड़ देगा, तो आप देखिए इसकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2, और ये प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन एक स्टेबल कंडीशन है। क्यों? क्योंकि उसमें केवल और केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और जबकि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तब की स्थिति में क्या करेगा? तब की स्थिति में इसके पास अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। अब आती है बात कि क्या ये इन दोनों में से कोई भी एक काम करेगा? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा और ना ही अपने 4 इलेक्ट्रॉन देगा। इसका भी एक कारण है, जैसे मैं आपको समझाना चाहूं तो बता सकता हूं कि यहां पर जब 4 इलेक्ट्रॉन देखिए ग्रहण करने की स्थिति आती है, मान लिया इसने 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 4 4 8 इलेक्ट्रॉन। और आप देखें अंतिम कक्षा में 8 और 2 प्रथम कक्षा के, तो आप देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स। बट द प्रोटॉन हैज ओनली, अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन अभी भी 6 ही होने वाले हैं। तो अब आप देखिएगा कि यहां पर प्लस चार्ज अगर हम कहें तो 6 है और माइनस चार्ज हो जाएगा 10, जो कि अनस्टेबल हो जाएगा, बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। वैसे ही अगर हम बात करें इसमें 4 इलेक्ट्रॉन के साथ, तो आप देखिएगा कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने दे दे तो 4 इलेक्ट्रॉन देने की स्थिति में यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 2।
और इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 6। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, एक बात मैं आपको धीरे धीरे बताता हूं कि जब पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, तो आप देखते जाइएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच और प्रोटॉनों के बीच एक आकर्षण बंध बना हुआ होता है। जैसे आप देखिएगा यहां पर कि जब आप देखिए किसी भी एलिमेंट में बीच में नाभिक होता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन इस तरह होते हैं, तो यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगाते हैं। तो पहली कक्षा में इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और अगर देखा जाए तो इसके बाद वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये चारों इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगा रहे हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच एक आकर्षण होता है, तो यहाँ पर 6 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है। अब ये 6 प्रोटॉन मिलकर इन इलेक्ट्रॉनों को संभाल रहे हैं, इनके बाद बीच आकर्षण बल बना हुआ है, जिसे हम जेफ कहते हैं। क्या कहते हैं, जेफ कहते हैं, ठीक है, इसे हम जेफ कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का आकर्षण बल होता है। ये आकर्षण बल होने के कारण यही 6 इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए होते हैं। तो जब हम पहला इलेक्ट्रॉन यहां से निकालते हैं, तो आप देखेंगे कि यहां पर प्रोटॉन हो जाएंगे 5 और इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, जिसकी वजह से रह जाएंगे कितने, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 3। अब आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही एक और इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल दें तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और सॉरी यहां प्रोटॉन तो 6 ही रहने वाले हैं। और इसके साथ साथ आप ध्यान दीजिए, जैसे ही हम एक और हटाने की कोशिश करेंगे, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती जाएगी, वैसे वैसे प्रोटॉनों की संख्या तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन इसके सापेक्ष ये बढ़ने लगता है। क्यों, क्योंकि ये कम हो रहा है। तो आप देखिए इसका जेफ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, इसका जो जेफ है वो बहुत ही हाई हो जाता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉनों को अपने से बाहर जाने नहीं देता, इसको इलेक्ट्रॉनों को अपने से बाहर जाने नहीं देता। और जब ये इलेक्ट्रॉनों को अपने से बाहर नहीं जाने देता, तो आप देखिए कि ये भी स्थिति संभव नहीं है कि इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएं, 2 हो जाएं। ये भी संभव नहीं है और ये भी संभव नहीं है, ठीक है, ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो आखिर ये करेगा क्या, तो आपके सामने ये एक नए सुझाव को रखता है, जिसे हम कहते हैं साझा करना। क्या करता है भैया, साझा करता है। तो इस साझा करने की जो प्रॉपर्टी आई, जिसे हम कहते हैं शेयरिंग, क्या कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं, ठीक। अब अगर आपसे कहा जाए शेयरिंग को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई वस्तु है, कोई आपको खरीदनी है, जिसके लिए आपके पास आधे रुपए हैं और आपके मित्र के पास भी आधे ही रुपए हैं। ना तो आपका मित्र इतना उदार है कि वो आपको पूरे रुपए दे दे, ना ही आप इतना उदार हैं कि अपने मित्र को पूरे रुपए दे दें और कह दें कि खरीद लीजिए। तो ऐसी स्थिति में आप एक काम कर सकते हैं कि आप भी आधे रुपए मिलाइए, वह भी आधे रुपए मिलाए, और उस वस्तु को खरीद कर आप आधा आधा बांट लें। तो सेम वही कंडीशन है, इसे हम कहते हैं शेयरिंग। क्या कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं। और कार्बन के अंदर एक नया गुण आया, जिसे हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन साझा करने का, इलेक्ट्रॉन साझा करने का, जिसे हम शेयरिंग कहते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कहते हैं। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के कारण ही आप देखेंगे कि ये 3 बॉन्ड का निर्माण करता है, जिन्हें हम कहते हैं हिंदी में सहसंयोजी बंध। क्या कहते हैं भैया हम, सहसंयोजी बंध। अगर हम बात करें सहसंयोजी बंध की, तो बंध क्या होते हैं, तो यही आपके में क्लास 11th में एक चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग नाम का, वहां पर मैं इनके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा कि आखिर बंध है क्या चीज। लेकिन मैं उसके लिए आपको पहले बता देता हूं थोड़ी सी बातें कि बंध 2 एटम्स के बीच या 2 तत्वों के बीच जोड़ने के लिए जो आकर्षण बल होता है, जो आकर्षण बल होता है, इसी को हमने नाम दिया है बंध। इसी को हमने क्या नाम दे दिया है, बंध नाम दे दिया है। तो एक प्रकार का यह आकर्षण बल है। और आप देखेंगे यही आकर्षण बल यहां 3 तरह का होता है। कौन कौन सा, एक जब साझा करने की बात आती है, तो आप देखिए ये कितने इलेक्ट्रॉन साझा कर सकता है, कार्बन अपने साथ कितने इलेक्ट्रॉन साझा कर सकता है। तो कार्बन के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है 4, तो ये रहे, मैंने आपको दर्शा दिया, पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा। तो अब आप ध्यान दीजिए, इसे अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 8। तो 8 करने के लिए ये ज्यादा से ज्यादा ये क्या कर सकता है, शेयरिंग कर सकता है। तो शेयरिंग भी कर सकता है। तो अगर मैं इसकी शेयरिंग आपको दिखाऊं, अगर ये किसी अन्य तत्व से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, ठीक है, तो आप देखिए हाइड्रोजन को अपनी अंतिम कक्षा में चाहिए होते हैं इलेक्ट्रॉन 2 और कार्बन को चाहिए होते हैं 8। तो यहां पर अगर मैं कह दूं, ये देखिए हाइड्रोजन ले आते हैं, इधर से भी हाइड्रोजन आ गया मान लीजिए, और इधर से भी हाइड्रोजन आ गया, तो आप देखिएगा कि यहां पर कार्बन इससे
पहले एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन अपना लेकर अपने अंतिम कक्षा को पूरा करता है, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और वो एक और इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट से लेकर अपने अष्टक को पूर्ण कर लेता है ना, क्योंकि उसके अष्टक में अगर मैं कहूं तो अष्टक तो होता ही नहीं, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, क्योंकि उसके पास पहले ही कक्षा होती है और 2 इलेक्ट्रॉन में वो स्टेबल हो जाता है। अब कार्बन को चाहिए हमारे 8 इलेक्ट्रॉन, जिसके लिए वो इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इससे भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा और इससे एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपने अष्टक को पूर्ण करेगा। तो आप देख सकते हैं कार्बन के पास आप 4 इलेक्ट्रॉन ये हैं और 4 ये जो आपको दिख रहे हैं यहां पर ये हैं, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो जाते हैं, और इस 8 इलेक्ट्रॉन के पूरे होते ही इस कार्बन का अष्टक पूरा हो जाता है। तो आप देखिए कि इसने क्या किया है, तो कार्बन ने साझा करने का काम किया है। तो इसी साझा करने के आधार पर ये बॉन्ड बनते हैं जो कि 3 तरह के होते हैं, जिनमें पहला बॉन्ड आता है जिसे हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड। क्या कहते हैं? सिंगल बॉन्ड कहते हैं। और आप देखिएगा सिंगल बॉन्ड होता है आपका जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो। जब कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो? एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो उसे हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड। और इसी के साथ आप देखिए जब शेयरिंग अगर हम कहें तो इसके बाद आता है डबल बॉन्ड। क्या आता है? डबल बॉन्ड आता है। और डबल बॉन्ड की हम बात करें तो ये क्या है, तो आप जब देखेंगे कि यहां पर दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है? 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो आप इसे कहेंगे डबल बॉन्ड। क्या कहेंगे? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। और आप देखिए इसी के बाद आता है ट्रिपल बॉन्ड। क्या आता है? ट्रिपल बॉन्ड आता है। और ट्रिपल बॉन्ड में आपको 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग देखने को मिलती है ना। यहां पर 2 तत्वों के बीच 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, तो इसे हम कह देते हैं ट्रिपल बॉन्ड कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ट्रिपल बॉन्ड कह देते हैं, त्रिबंध कह देते हैं। तो ये हो गया एकल बंध, ये हो गया द्विबंध, और हिंदी में हो गया ये ट्रिपल बॉन्ड। जैसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो यहां तक कि आप 3 बॉन्ड देखते हैं जो कार्बन कार्बन के बीच भी बनते हैं, और कार्बन किसी अन्य तत्व से जुड़ने के लिए इन्हीं 3 बॉन्ड्स को यूज करता है। ये तीनों कौन से बॉन्ड कहलाते हैं? तो वो होते हैं इसके साथ संयोजी बंध, जिसे हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो अब इन्हीं बॉन्ड से कार्बन एक से अधिक कई सारे स्ट्रक्चर बनाता है। तो स्ट्रक्चर बनाने में कार्बन के पास शेयरिंग करके एक से कई ज्यादा कार्बन को जोड़ने की शक्ति आ जाती है। एक से कई ज्यादा कार्बन को जोड़ने की शक्ति आ जाती है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि कार्बन एक से अधिक कार्बन को जोड़कर बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। और आप देखेंगे कि कार्बन के अंदर वो शक्ति है कि ये पॉलीमर भी बनाने में सक्षम हो जाता है। पॉलीमर आप जानते हैं, जो आप प्लास्टिक यूज करते हैं, ये प्लास्टिक एक पॉलीमर ही है, और पॉलीमर बनाने का जो गुण है वो आपके कार्बन के पास है। कार्बन अपने साथ इस साझा करने के साथ साथ शेयरिंग करता है, शेयरिंग के साथ साथ ये एक चेन स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है? चेन स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम कहते हैं श्रृंखलन का गुण। क्या कहते हैं हिंदी में? श्रृंखलन का गुण, है ना। तो इसके अंदर एक चेन प्रॉपर्टी बनाता है, ये चेन बनाता है, यानी कि श्रृंखला बनाता है। आप देखिएगा ये एक श्रृंखला बनाता है, और श्रृंखला बनाने के कारण आप देखेंगे कि यह बहुत सारे बड़े बड़े कंपाउंड बना लेता है। और इसी श्रृंखला को एक नाम दिया गया, कार्बन की इसी श्रृंखला को एक नाम दिया गया है, जो कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे आप जानते हैं IUPAC के नाम से। IUPAC के नाम से। IUPAC क्या है उसे आप अच्छे से जानते हैं, मैं आपको इसका नॉमेनक्लेचर पूरा ही पढ़ाऊंगा। तो उससे पहले एक आपको बता दूं कि कार्बन के इतने ज्यादा कंपाउंड बनने लगे थे, जिसके कारण इनके नामों को पढ़ना और याद करना या सही से ढंग से समझना बहुत मुश्किल हो गया था, जिसके कारण सभी ऑर्गेनाइजेशंस ने इंटरनेशनली सभी ने मिलकर इंटरनेशनली एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसे कहा गया IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसे कहा गया था IUPAC, और IUPAC ने कार्बन की चेन को एक नाम दिया। तो आइए मैं आपके सामने बता देता हूं कि आखिर उस कार्बन चेन का नाम क्या था। तो मैं इधर लिख देता हूं, जिसमें आप देखेंगे कि अगर कहीं पर एक कार्बन है, इसे इस चेन को नाम दिया गया था एल्क। क्या कहा गया था? एल्क कहा गया था, ठीक है, इसे आप एल्क कहते हैं। और ये जो एल्क हैं, यहां पर इसके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, कार्बन नंबर 7, कार्बन नंबर 8 और कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 10। वैसे तो मैं आपको अभी 10 ही बता रहा हूं, ठीक है, और ज्यादातर आपको 10 तक ही काम आने वाले हैं, इससे आगे के भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखते हैं, पहला जिसे देखते हैं, जिसे हम कहते हैं मेथ। क्या कहते हैं? मेथ।
और दूसरा जिसे हम कहते हैं एथ। तीसरा, जब कार्बन 3 संख्या में हो तो उसे हम कहते हैं प्रोप। क्या कह देते हैं? प्रोप। अगर कार्बन संख्या में 4 हो जाए तो उसे हम कह देते हैं ब्यूट। अगर कहीं 5 हो जाते हैं तो उसे हम कह देते हैं पेंट। और अगर 6 हो जाए तो उन्हें हम कह देते हैं हेक्स। और अगर 7 हो जाए तो उन्हें हम कह देते हैं हेप्ट। क्या कह देते हैं? हेप्ट कह देते हैं। और अगर 8 हो जाए तो उसे हम कह देते हैं ऑक्ट। क्या कह देते हैं? ऑक्ट कह देते हैं। और अगर 9 हो तो उसमें हम कह देते हैं उसे नॉन। और 10 हो जाए तो उसे हम कह देते हैं डेक। तो आप देखिए कि मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये होते हैं इसके 10 कार्बन। लेकिन ये यहीं रुकती नहीं है, ये चेन बहुत बड़ी होती है। तो मैं कह रहा हूं कि आप 11 को क्या कहते हैं? अंडिक कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद 13 को आप कहते हैं, 12 को कहते हैं आप डोडिक। क्या कहते हैं? डोडिक कहते हैं। और इसी तरह 13 को आप ट्राइडेक कहते हैं। और 14 को आप क्या कहते हैं? टेट्राडेक कहते हैं। 15 को आप क्या कहते हैं? पेंटाडेक कहते हैं। 16 को आप क्या कहते हैं? हेक्साडेक कहते हैं। बताने के लिए तो मैं आपको बहुत सारी चीजें बता सकता हूं और बहुत आगे तक बता सकता हूं, लेकिन मैं फिर आपसे यही कहूंगा कि आपके लेवल तक क्या कह दिया जाए, आप चाहे आईआईटी नीट तक की लेवल उठा लें, आपसे कार्बन की बड़ी से बड़ी चेन पूछता है तो ज्यादा से ज्यादा वो 12 से 13 या 14 तक ही जाता है, इससे ज्यादा आगे जाने वाला नहीं है। तो डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक ऐसे ही आप बनाते चले जाते हैं। तो ये कार्बन की चेन होती। अब ये कार्बन की जो चेन है यही कई सारे एलिमेंट्स बनाने का काम करती है। तो आईयूपीएसी ने जब देखा कि कार्बन इतने सारे एलिमेंट बना रहा है तो इसके एक नामकरण पद्धति, ठीक है, जिसे हम पढ़ते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नामकरण पद्धति का उन्होंने पद्धति बनाई, जिसके अनुसार हम आईयूपीएसी के सभी कंपाउंड्स का नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग आईयूपीएसी का चैप्टर ही पढ़ेंगे। और इस आईयूपीएसी के चैप्टर में आज आपका कुछ इंट्रोडक्टरी वीडियो जैसा था। क्यों? क्योंकि आज हमारा इस चैनल के माध्यम से पहला वीडियो था। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि पहले वीडियो में आपको कुछ बातें बेसिक हुई हैं, और जब हम कल से अगले वीडियो में मिलेंगे तो उसमें आपको आईयूपीएसी का पूर्ण ज्ञान मैं आपको दूंगा। और मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी आईयूपीएसी आप हमारे चैनल पर पढ़ेंगे उसका लेवल आपको आईआईटी जेईई नीट तक के लेकर जाएगा, और जो बोर्ड लेवल से बिल्कुल मैच करेगा। जो भी आपको मैं मटेरियल यहां पर प्रोवाइड कराऊंगा आईयूपीएसी का, वो आपके बोर्ड लेवल के हर एक आई हुई जो पिछले बोर्ड्स में आई हुई है उनको भी मैं यहां कराऊंगा। जो आईआईटी के प्रीवियस ईयर के सेट हैं उन सेट से भी मैं आपको सारी की सारी आईयूपीएसी कराऊंगा, ताकि वो बच्चे जो आईआईटी जेईई नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी हमारे इस चैनल के माध्यम से अच्छी प्रिपरेशन और अच्छी केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। तो आपसे हमारा अनुरोध रहेगा कि अगर आपको हमारी क्लास समझ में आई हो या हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो आप लोग इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हम आपसे इसी तरह मिलते रहें हमारे नए चैनल साइंस प्रयोगशाला पर। धन्यवाद।